Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Today we will start our next lecture of ecology and I am your course instructor Seri Shumar. आज बेसिकली हमने अपना 7th लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन देखी थी हमने, ठीक है। और इसमें हमने जो है बेसिक नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया था, उसकी डिटेल हमने पढ़ी थी। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द फास्फोरस साइकिल, ठीक है। फास्फोरस के बारे में हमने डिस्कस करना है कि फास्फोरस क्या होता है, हमारी बॉडी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो और इसका साइक्लिक वे देखना है कि किस तरह से ये एटमॉस्फेयर में रिसाइकल होता रहता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले है फास्फोरस है क्या, ठीक है। कि आपको पता है फास्फोरस एक मिनरल एलिमेंट है। बेसिकली इसकी ज़रूरियात हमारी ज़िंदगी में क्या है, हमारी ह्यूमन लाइफ में या फिर प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए ये क्यों ज़रूरी है, उसको हमने देखना है, इसकी इम्पोर्टेंस बेसिकली चेक करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास फास्फोरस इज एसेंशियल टू एनर्जेटिक्स, ठीक है। एनर्जेटिक्स आपको पता है एक फील्ड है बायो की, एनर्जेटिक्स दैट डील्स विद द एनर्जी, ठीक है। बेसिकली एनर्जी के साथ जो डील करती है उसको हम कहते हैं। और एनर्जी आपको पता है हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में मौजूद होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी जैसे कि नाम से जाहिर है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। कि ये एक जो है न्यूक्लियोटाइड है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जिसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं फॉस्फेट के, ठीक है। तो फॉस्फेट इज रिलेटेड टू फास्फोरस। तो इसका मतलब है एनर्जेटिक्स जो कि एटीपी पर मुश्तमिल है उसमें फास्फोरस बेसिक रोल प्ले कर रहा होता है कि फास्फोरस एटीपी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जेनेटिक्स वो आपको पता है इनहेरिटेंस और वेरिएशन से रिलेटेड होती है। और आपको पता है जेनेटिक्स जो है इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, तो आपको पता है इनहेरिटेंस के लिए बेसिक जो हमारा कंपाउंड है मटेरियल है दैट इज़ डीएनए, ठीक है। डीएनए या फिर आरएनए, इन ये दोनों जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। और आपको पता है डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है नाइट्रोजन बेस का आता है, इसके अंदर जो है यूरासिल एब्सेंट होती है जबकि आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको पता हो तो डीएनए जो है वो मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। आपको पता है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भी आपको पता है कि उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरह से एक जो है वो राइबोस शुगर होती है जिसकी एक साइड पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, एडिनिन कवानीन साइटोसिन थायामीन इन केस ऑफ डीएनए। और उसके जो अदर एंड है उसके साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। कि यहाँ पर फॉस्फेट है और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है। तो इसका मतलब है फॉस्फेट जो है डीएनए का इंटीग्रल कंपोनेंट है, डीएनए बनाने के लिए फॉस्फेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह आरएनए के अंदर भी जो है आरएनए आपको पता है वो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर भी राइबोस शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होंगी और फॉस्फेट होगा। फ़र्क क्या होगा कि इसके अंदर यूरासिल प्रेजेंट होगा आरएनए के अंदर, जबकि डीएनए के अंदर यूरासिल एब्सेंट होगा, आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉस्फेट दोनों के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है फास्फोरस जो है वो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चरल जो है वो बना रही होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉस्फेट इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाने में। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो हमारे अंदर फास्फोरस कहाँ मौजूद होती है, फास्फोरस हमारी बोन्स में मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फेट हमारे जो टीथ हैं उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। टीथ और बोन्स जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो बेसिकली ये बोन्स जो है वो फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मतलब है ना सिर्फ एनर्जेटिक्स मतलब एटीपी बनाने में बल्कि इनहेरिटेंस में भी फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जेनेटिक्स में अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर भी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को डिटेल में लिखा हुआ है। फॉर इंस्टांस फास्फोरस फॉर्म अ पार्ट ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी का पार्ट बना रही है आरएनए और डीएनए का। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉस्फोलिपिड आपको पता है लिपिड बाय लेयर, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाय लेयर होती है। और एक हेड और जो फॉस्फोलिपिड होते हैं मॉलिक्यूल आपको पता है कि वो लिपिड बाय लेयर इन नेचर होते हैं और उसका एक हेड रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है, ठीक है। और पोलर और नॉन पोलर होते हैं। तो बेसिकली हमारी जो मुख्तलिफ तरह की सेल की मेम्ब्रेन है या मुख्तलिफ तरह की जो हमारी जो है ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन है उसको बनाने में फॉस्फोलिपिड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि नाम से जाहिर है फॉस्फो, तो ठीक है इसके अंदर फॉस्फेट जो है या फॉस्फोरस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए।
ठीक है। इसके अलावा वाइल ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फास्फोरस इज नॉट वेरी अबंडेंट इन बायोस्फीयर। ठीक है, आपको पता है बायोस्फीयर जो है ऐसा एरिया है जिसके अंदर लाइफ जो है वो मुमकिन होती है। तो आप जो हमारा फास्फोरस है वो बायोस्फीयर में ज़्यादा अबंडेंट नहीं है। जैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल की बात की थी तो हमने कहा था कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद होता है, हवा में 78% होता है। ठीक है, और वो जो है अबंडेंट मौजूद होता है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन जिस तरह से भी उन्होंने यूटिलाइज किया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, प्लांट्स और एनिमल्स ने यूटिलाइज कर लिया। लेकिन जब फास्फोरस जो है वो आपको पता है कि फास्फोरस जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ट्रेस अमाउंट में अगर मौजूद होगा वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में, लेकिन ये जो है एटमॉस्फेयर में इसकी जो है मिकदार नहीं होती। बेसिकली बायोस्फीयर में अगर हम डिस्कस करें तो ये बेसिकली लिथोस्फेयर में पाया जाता है और हाइड्रोस्फेयर में। ठीक है, तो हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे बायोस्फीयर के, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इसकी ज़्यादातर अमाउंट लिथोस्फेयर में और हाइड्रोस्फेयर में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में इसकी अमाउंट मौजूद नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी मजीद इंपॉर्टेंस तो फास्फोरस जो है हैज़ नो फास्फोरस साइकिल हैज़ नो एटमॉस्फेरिक फेज। ठीक है, जैसे हमने जब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की डेफिनेशन देखी थी और हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर दो फेजेस हैं, एक होता है एटमॉस्फेरिक फेज और एक होता है सेडिमेंट्री फेज। ठीक है, एटमॉस्फेरिक फेज मतलब हवा के अंदर जो एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन हो रही होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक फेज। और सेडिमेंट्री फेज ऐसा फेज जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिथोस्फेयर के दरमियान सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ये हाइड्रोस्फेयर में, तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री फेज। तो फास्फोरस साइकिल जो है इसके अंदर एटमॉस्फेरिक फेज नहीं होता, बल्कि ये जो है सेडिमेंट्री फेज पर मुश्तमिल होता है। इट अकर्स नेचुरली इन द इन्वायरमेंट एज फॉस्फेट। ठीक है, कि फॉस्फेट इन्वायरमेंट में तो ये मौजूद होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इसकी अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं होती, मतलब हवा में ये नहीं होता। लेकिन आपको पता है फास्फोरस जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस या फास्फोरस बेस्ड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली सॉलिड होते हैं, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर सॉलिड है तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं होगा, या तो लिथोस्फेयर में होगा या फिर हाइड्रोस्फेयर में डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, इट अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट एज फॉस्फेट। फॉस्फेट जो है फॉस्फेट की सूरत में मौजूद होता है, और या फिर इसके एनालॉग्स की सूरत में, जैसे कि हाइड्रोजन फॉस्फेट आइन है और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है। तो बेसिकली इसके आइंस भी हो सकते हैं और ये खुद जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू कार्बन एंड नाइट्रोजन ग्लोबल फॉस्फोरस साइकिल डज नॉट इंक्लूड अ सब्सटेंशियल एटमॉस्फेरिक पूल। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पूल मतलब एयर में जो इसकी जो रेजरवायर था, हमने कहा था कि नाइट्रोजन जो है बेसिकली उसके वो एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर या एयर जो है वो नाइट्रोजन का रेजरवायर है, जहाँ पर नाइट्रोजन जो है अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है। लेकिन ये जो केस है फास्फोरस के साथ बिल्कुल उलट है कि फास्फोरस जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। तो हम कह सकते हैं कि फास्फोरस का एटमॉस्फेरिक पूल नहीं है, बल्कि ये लिथोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है या फिर हाइड्रोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है, इसकी जो है वो जो है गैसियस फॉर्म नहीं होती। इसके अलावा हम इसकी मज़ीद फॉर्म्स को डिस्कस करें, जैसे हमने कहा कि ये फॉस्फेट आइंस की सूरत में भी पाया जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। तो बेसिकली इसकी जो है वो दो तरह की फॉर्म हो सकती हैं। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो सकता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आइंस भी हो सकते हैं, इसी तरह ऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हो सकते हैं जिसके अंदर मिनरल्स बेसिकली आ जाएंगे। मिनरल फॉस्फेट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं। इसके अलावा ये ग्रेन्स की सूरत में, मिनरल ग्रेन्स की सूरत में, रॉक्स की सूरत में, सेडिमेंट्स की सूरत में भी ये फॉस्फेट मौजूद होता है। रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं हमारी, उसके अंदर फॉस्फेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट फास्फोरस। नेक्स्ट अगर हम फास्फोरस साइकिल को डिस्कस करें कि इसकी साइकिलिंग होती कैसे है, ये कैसे इन्वायरमेंट में जो है वो कंटिन्यूसली रिसाइकल होता रहता है, उसकी हमने जो है फेजेस देखने हैं, स्टेप्स देखने हैं। तो अगर हम फास्फोरस साइकिल को डिफाइन करें तो बेसिकली क्या कहेंगे, ये एक ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें फास्फोरस जो है वो लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के दरमियान सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, कि फास्फोरस साइकिल इज दैट साइकिल इन विच द फास्फोरस सर्कुलेट थ्रू द लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर।
कि दो जो है इसके रिजर्वायर हैं, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मींस सॉइल एंड वाटर, उसी के दरमियान इसकी बेसिकली सर्कुलेशन हो रही होती है, यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से इधर जा रहा है। तो बेसिकली इस मूवमेंट को, इस सर्कुलेशन को, इस साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फास्फोरस साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे जो है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फास्फेट इन द इकोसिस्टम इज क्रिस्टलाइन रॉक्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा फॉस्फेट जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं मौजूद, बल्कि इसकी जो ज़्यादातर अमाउंट है वो रॉक्स की सूरत में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं तो उसके अंदर इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। रॉक्स हैं तो इसके अंदर ये, फॉर एग्जांपल ये रॉक है तो इसके अंदर फॉस्फेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल रेन हो गई, ठीक है, बारिश हो गई या कोई तूफान आ गया, जलजला, मतलब कुछ इस तरह की जो है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से ये क्या हो गई, रॉक्स की वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, रॉक्स की टूट फूटना ये स्टार्ट हो जाएंगी, ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, रॉक्स की एरोजन स्टार्ट हो जाएगी, वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रॉक्स के अंदर फॉस्फेट थी वो क्या होगी, मूव कर जाएगी सॉइल की तरफ। ठीक है, कि सॉइल में चली जाएगी, अवेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली एज आयनिक फॉस्फेट। ठीक है, कि वो फॉस्फेट जो कि रॉक्स के अंदर बाइंड थी पार्टिकल्स की सूरत में, अब क्या हुआ कि रेन की वजह से या फिर मुख्तलिफ तरह की एरोजन की वजह से, टूट फूट की वजह से, वेदरिंग की वजह से वो रॉक्स जो टूट गई उसके अंदर जो फॉस्फेट के मटीरियल था वो रिलीज आउट हो गया। वो कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। अब सॉइल में आ गया है फॉस्फेट, ठीक है, आयनिक फॉस्फेट की सूरत में, मतलब हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन की सूरत में या डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन की सूरत में अब जो है वो सॉइल में मौजूद है। आपको पता है सॉइल के अंदर जो है वो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, तो अब जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स जो है वो इस फॉस्फेट को यूटिलाइज करेगा। This is introduced in the autotrophic plants through their roots where it is incorporated into the living tissues। ठीक है, कि अब जो है वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स इसको यूटिलाइज करेंगे थ्रू रूट्स, और जो है अपने लिविंग टिश्यूज मतलब अपनी बॉडी के पार्ट्स, डीएनए, आरएनए बनाने के लिए या फिर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे फॉस्फेट को। तो पहला स्टेप क्या था कि रॉक्स में प्रेजेंट थी फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, कि मटेरियल की सूरत में, मिनरल्स की सूरत में ये फॉस्फेट जो है प्रेजेंट थी। उसके बाद जो है रेन आई, बारिश हुई या फिर मुख्तलिफ तरह की हैजर्डस कंडीशन हुई जिसकी वजह से रॉक्स की एरोजन स्टार्ट हो गई, वेदरिंग स्टार्ट हो गई, रॉक्स जो है टूट फूट का शिकार हो गई, जिसकी वजह से फॉस्फेट वहाँ से रिलीज आउट हो गया और कहाँ पर चला गया, सॉइल के अंदर आ गया। सॉइल में आपको पता है प्लांट्स की रूट्स मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ तरह के ऑटोट्रॉफ्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है सॉइल से क्या ले लेंगे, फॉस्फेट ले लेंगे, और वो फॉस्फेट प्लांट्स अपनी बॉडी के मुख्तलिफ तरह के मटीरियल्स बनाने के लिए यूटिलाइज करेगी, मतलब उसको अपने प्लांट्स अपने बॉडी में ले लेगी। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है एक बैक्टीरिया का भी रोल होता है, माइकोराइजियल एसोसिएशन होती है प्लांट्स की बैक्टीरिया के साथ, वो बेसिकली इस फास्फोरस को यूटिलाइज करने में, इसको अपटेक करने में प्लांट्स की हेल्प करती है। ठीक है, कि फास्फोरस जो सॉइल में मौजूद है वो प्लांट्स इसी तरह से यूटिलाइज नहीं कर लेते, बल्कि जो है माइकोराइजियल एसोसिएशन के जरिए से इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब 3 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया, प्लांट्स ने अपनी बॉडी के कंपोनेंट्स बनाने के लिए उसको यूटिलाइज कर लिया, मतलब अब जो है वो सॉइल से जो है वो मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स में अब जो है वो आ गई है फास्फोरस। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है तो अब जो है फास्फोरस इसकी बॉडी में मौजूद है। अब आपको पता है ये प्लांट्स पर मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स फीड करेंगे, एनिमल्स जो है इस पर फीड करेंगे, तो अब जो होगा हमारे पास, सॉरी, ठीक है, कि अब जो है एनिमल्स इस पर फीड करेंगे। फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स इट इज़ पास्ड अलोंग द ग्रेजिंग फूड चेन। ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट से अब प्लांट्स को ईट करने वाले मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रॉग्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जो है वो स्नेल्स हैं, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, गोट्स हैं। तो मुख्तलिफ तरह के ये जो एनिमल्स होंगे वो प्लांट्स पर फीड करेंगे, तो इसका मतलब एक फूड चेन रन करेगी। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल प्लांट को जो है वो गोट ने जो खाया, तो उसके बाद मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स गोट पर फीड किए, गोट को खाने वाला कोई और उसको खाएगा, तो इस तरह से एक एनिमल से दूसरे एनिमल, मतलब एक जिंदा जानदार से दूसरे जिंदा जानदार तक जो है वो फास्फोरस ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, विद एक्सेसिव फॉस्फेट बीइंग एक्सक्रीटेड इन द फीसिस। ठीक है, कि अब जिसने भी इसको लिया था एनिमल्स ने, हम भी जो है फास्फोरस इसी से ले रहे होते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से, कि अगर हम प्लांट्स खा रहे हैं तो हमें फास्फोरस मिल रही है, और अगर हम एनिमल्स का गोश्त खा रहे हैं, फ्लैश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो हमें उनसे भी जो है फॉस्फेट मिल रही है।
ठीक है। तो अल्टीमेटली ये फास्फोरस जो है वो कहाँ से रिलीज आउट होगी, एनिमल्स की बॉडी से रिलीज आउट होगी थ्रू देयर फीसिस। ठीक है, कि वेस्ट प्रोडक्ट उनकी बॉडी से जो रिलीज होंगे उसके जरिए से ये फीसिस रिलीज आउट होती रहेगी इन्वायरमेंट में। ठीक है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल्स हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है, प्लांट्स की अगर डेथ हो जाती है, तो उनकी जो डेड बॉडीज होंगी उन पर मुख्तलिफ तरह के फंगस जो है अटैक करेंगे। ठीक है, फंजाई उस पर अटैक करेगी, या मुख्तलिफ तरह के जो डेट्रीवोरस होते हैं, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन करते हैं डेड बॉडीज की, वो उस पर फीड करेंगे डेड प्लांट और डेड एनिमल्स पर, जिसकी वजह से वो जो फास्फोरस उनकी डेड बॉडीज में मौजूद है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में मतलब सॉइल में दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, इन द डेट्रिटस फूड चेन एज लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फॉस्फेट्स आर डिग्रेडेड द फॉस्फेट इज लिबरेटेड एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आइन। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने प्लांट्स ने सॉइल से जो है वो फॉस्फेट को लिया था, उसी तरह से वो रिलीज आउट कर देंगे डेड बॉडीज, एनिमल्स या फिर प्लांट्स की डेड बॉडीज जो हैं वो अब दोबारा से सॉइल में जो है वो उसको फॉस्फेट को रिलीज आउट कर देंगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सॉइल में ही जाए, वो प्लांट वो जो है मुख्तलिफ तरह के टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में जा सकता है, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी वो फॉस्फेट जा सकता है। इसमें क्या होगा इन दिस फॉर्म इट कैन बी इमीजिएटली टेकन अप बाय ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कि अब जो है डिकम्पोजर से जो फॉस्फेट आई सॉइल में वो कहाँ पर चली जाएगी, या तो कोई और प्लांट्स उसको टेकअप कर लेंगे, या फिर सेडिमेंट्स में चली जाएगी, जैसे कि रॉक्स में दोबारा चली जाएगी। ठीक है, या फिर सॉइल में चली जाएगी, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब हमारी जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब हाइड्रोस्फीयर के अंदर चली जाएगी। कि अगर रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, बारिश के पानी के जरिए से वो जो सॉइल में फास्फोरस मौजूद है तो वो बहकर कहाँ पर चली जाएगी, नदी नालों में, मुख्तलिफ तरह की जो हमारे पास लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उसके अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब वाटर बॉडी में चली गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर में ट्रांसफर हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप्स क्या था कि सबसे पहले हमारी जो है रॉक्स का स्टेप था, कि रॉक से जो हमने स्टार्ट किया था, और दोबारा हमारा एंड प्रोडक्ट भी रॉक्स पर आया, कि सेडिमेंट पार्टिकल्स की सूरत में दोबारा रॉक में फॉस्फोरस चली गई। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ये एक साइकिल है जिसके थ्रू जो है फॉस्फोरस रिसाइकल होती रहती है। अगर हम इसको जो है डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, एक साइकिल नज़र आ रहा है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था कि रॉक्स की सूरत में जो है वो मौजूद होती है फास्फोरस। फॉर एग्जांपल ये रॉक है, सेडिमेंट्री या क्रिस्टलाइन रॉक है, इसके अंदर सेडिमेंट्स की सूरत में, सेडिमेंट्री पार्टिकल्स की सूरत में इसके अंदर फास्फोरस मौजूद है। अब क्या हुआ कि बारिश हो गई, बारिश की वजह से जो है ये जो इसके अंदर फास्फोरस थी वो जो इसकी वेदरिंग हो गई, ठीक है, एरोजन हो गई इस रॉक की, जिसकी वजह से वो रॉक के अंदर जो फास्फोरस थी वो ट्रांसफ़र हो गई। इस तरह से बहते बहते या तो वो सॉइल में आ जाएगी। ठीक है, कि सॉइल में आई तो सॉइल के अंदर आने के बाद अब उसके अंदर दो ऑप्शन हैं, या तो वो बहते पानी के साथ, मतलब बारिश हो रही है ना, तो बहते पानी के साथ वो जो है वाटर बॉडी में भी जा सकती है, और जो है वो प्लांट मतलब सॉइल के अंदर अगर गई है तो सॉइल में से प्लांट जो है रूट्स के जरिए इसको इनकारपोरेट कर लेंगे अपनी बॉडी के अंदर। अब इस प्लांट पर फीड कौन करेगा, फॉर एग्जांपल ये रॉडेंट है, खरगोश है, ये इस पर फीड करेगा। ठीक है, अब इसकी अगर डेथ हो जाती है तो इसकी जो है डेड बॉडी पर कौन फीड करेगा, मुख्तलिफ तरह के जो है डीकम्पोजर्स मतलब फंजाई, ठीक है, वो इस पर फीड करेंगे, इसकी जो है डीकम्पोजिशन करेंगे, मतलब इसके पार्टिकल्स को तोड़े फोड़ेंगे, जिसकी वजह से जो दोबारा फॉस्फेट है वो सॉइल में आ जाएगी और दोबारा से ये साइकिल चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये था हमारे पास जो है टेरिस्ट्रियल साइकिल। अगर हम हाइड्रोस्फेरिक साइकिल देखें तो अब जो है फॉस्फेट साइकिल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फॉस्फेट जो है वो वाटर में आई, ये वाटर के अंदर मुख्तलिफ तरह की डिज़ोल्व फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में जो है, आयनिक फॉर्म में जो है यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। और अगर जो है एक्सेसिव फॉस्फेट आती रहती है, अगर जो है प्लांट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे किसी वजह से, जिसकी वजह से जो है पानी, बारिश का पानी जो है वो लीचिंग के ज़रिए, एरोजन के ज़रिए से डायरेक्टली जो है फॉस्फेट को वाटर के अंदर लेके आता जा रहा है, और इसकी कंटिन्यूसली जो है वो अबंडेंस हो रही है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर मिनरल्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कि मिनरल एनरिचमेंट हो जाए, मिनरल्स ज़्यादा हो जाए पानी में, तो एल्गल ब्लूम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिवेलप होना स्टार्ट हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट लाइफ जो है उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फॉस्फेट की ज़्यादा अमाउंट की वजह से।
ठीक है। अब वो फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यूट्रोफिकेशन जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब भी करेगी। लेकिन ये जो फैक्टर है ये तो हमारा आर्टिफिशियल फैक्टर है ना, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने डिस्टर्ब किया तब ये होगा। लेकिन अगर नेचुरल साइकिल देखें तो नेचुरली ये जो है नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है कि फॉस्फेट सोल्यूशन की फॉर्म में वाटर में आता है और जो है दोबारा से रॉक्स के ज़रिए से दोबारा से लिथोस्फेयर में चला जाता है। फिर लिथोस्फेयर में साइकिल चलता है, लिथोस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर, इस तरह लिथोस्फेयर टू हाइड्रोस्फेयर जो है फॉस्फेट की मूवमेंट कंटिन्यूसली होती रहती है, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें वेदरिंग हुई रॉक्स की और सॉइल में आया प्लांट, फॉस्फोरस सॉइल से प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल्स में आया, एनिमल्स की जो है डिकम्पोजिशन हुई, डिकम्पोजिशन के जरिए से सॉइल में आई फॉस्फेट, दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इन केस वाटर में जाता है तो वाटर में सोल्यूशन की फॉर्म में, मतलब सोल्यूबल फॉर्म में फॉस्फेट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रेसिपिटेशन होगी, रॉक्स में जाएगा और दोबारा से अपलिफ्टिंग होगी, वेदर्स मतलब रॉक्स में आ जाएगी फॉस्फेट, और दोबारा से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली रिसाइकलिंग होती रहेगी फॉस्फेट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी प्लांट्स को, कि प्लांट्स कब इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और कब इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिथोस्फेयर मतलब सॉइल में मौजूद है प्लांट, ठीक है, और फॉस्फोरस जो है इसके अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ तरह के माइक्रोब्स भी हैं प्लांट, मतलब मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया जो सॉइल में मौजूद हैं जो इसको अपलिफ्टिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ तरह की पीएच की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को फॉस्फेट लेने के लिए। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ज़रूरत होती है प्लांट को, कि हमेशा जो प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में या सोल्यूबल फॉर्म में जो है फॉस्फोरस को जो है अपटेक कर सकते हैं। इसके अलावा एसिडिटी या पीएच की बात करें तो अगर जो है वो सॉइल की पीएच 4 है, लेस देन 4 है या ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, लेस देन 4 या ग्रेटर देन 8, तब जो है फॉस्फोरस जो है वो डायरेक्टली टाई अप हो जाएगी मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स में और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, मतलब उसकी जो है कंपाउंड फॉर्म बन जाएगी और प्लांट सोल्यूबल नहीं रहेगी और वो प्लांट्स जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी पीएच जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर पीएच 4 से कम है या 8 है, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस होगी वो मुख्तलिफ तरह के सेडिमेंट्स में, मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स में टाई अप हो जाएगी, मतलब कंपाउंड्स बना लेगी और सोल्यूबल नहीं रहेगी सॉइल के अंदर। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से प्लांट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है फॉस्फोरस का सोल्यूबल होना, इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पीएच का नॉर्मल होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स इसको टेकअप करेंगे और अपनी बॉडी के मुख्तलिफ तरह के सेलुलर कंपोनेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली इस प्लांट पर कोई ना कोई एनिमल फीड करेगा। एनिमल जो फीड करेगा उसकी बॉडी जब डेड होगी तो उस पर मुख्तलिफ तरह के डीकम्पोजर्स फीड करेंगे। डीकम्पोजर्स जो है वो फॉस्फेट को कहाँ पर रिलीज कर देंगे, सॉइल के अंदर। इस तरह से ये साइकिल जो है वो रन करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था फॉस्फोरस साइकिल। लेकिन हम देखें कि कुछ जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस फॉस्फोरस साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, कि मुख्तलिफ लेवल पर इसकी डिस्टर्बेंस जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जारी है, उसको हमने देखना है। तो सबसे पहले है वी रिमूव लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द अर्थ टू मेक फर्टिलाइजर्स। हमने मुख्तलिफ तरह की फार्मर्स ने खादें बनानी होती हैं, मुख्तलिफ तरह की जो है क्रॉप्स की प्रोडक्शन यील्ड को ज़्यादा करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का सप्लाई दिया जाता है उन्हें, जिसकी वजह से जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है हमारे पास सॉइल की सूरत में, उसमें से फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं रॉक से जो है फास्फोरस को लिया जाता है और फर्टिलाइजर्स बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉइल है उसके अंदर जो फॉस्फेट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ठीक है, फॉस्फेट की कमी हो जाएगी तो आपको पता है डीएनए बेसिक कंपोनेंट जो है हमारा वो डीएनए फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो डीएनए बनाने के लिए हमें फॉस्फेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो है फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारे प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली अफेक्ट भी ह्यूमन को भी होता है। अगर ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो है एक इंटर रिलेशनशिप है। अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है तो अल्टीमेटली उसी को ख़तरा होगा, वही जियो पैराडाइज हो जाएगा अर्थ से, वही उसकी सर्वाइवल ख़तरे में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन जो है वो अभी तक अनअवेयर है इन बातों से। ठीक है, कि हमने जो है इसकी अवेयरनेस ही नहीं है हमें इन बातों की कि हम किस हद तक जो है इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा बन चुके हैं। लेकिन वो ख़तरा अल्टीमेटली हमारे ही लिए है, हमारी ही सर्वाइवल पर जो है वो एक जो है क्वेश्चन मार्क है। हमें ही अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है।
ठीक है, तो इसके बाद है वी रिड्यूस फास्फोरस इन ट्रॉपिकल सॉइल्स बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। ठीक है, कि हम क्या करते हैं अर्बनाइजेशन के लिए, अपने घर बनाने के लिए जंगलात को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। आपको पता है वाइल्ड लाइफ हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और आपको पता है वाइल्ड लाइफ जो है वो, वाइल्ड लाइफ किसे कह रहे हैं हम, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली हयात, जिसके अंदर जो है वो प्लांट्स भी आ जाते हैं, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम वाइल्ड लाइफ हमारी जो है हमारी बेसिक रोल प्ले कर रही होती है इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी फूड चेन के अंदर, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम अपनी अर्बनाइजेशन करने के लिए, अपने घर बनाने के लिए उस फॉरेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जंगल को ख़त्म करेंगे तो उसके अंदर ओबियसली प्लांट्स ख़त्म होंगे, उसके अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट्स तबाह हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो फॉरेस्ट बिल्कुल तबाह हो गया। और वहाँ पर हमने अगर घर बना लिए अर्बनाइजेशन करने के लिए, तो अल्टीमेटली नुकसान हमें ही होगा। ठीक है, क्यों, क्या होगा कि हमारी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको पता है वाइल्ड लाइफ के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल्स हैं, तो वो हम कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को अगर हम रिसोर्स की बात करें, हम कहते हैं कि ये जो है हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स है। अगर हम जनरल बात करें, वाइल्ड लाइफ इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जिसको दोबारा रीजनरेट किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें तो वो जो है रिप्रोडक्शन करते हैं मतलब नस्लें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक जो है रीन्यूएबल रिसोर्स है जो दोबारा से रीजनरेट होता रहता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है एनिमल्स का या प्लांट्स का, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारा वाइल्ड लाइफ जो है वो अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बन चुका है। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, जिनको अगर वो कंजर्व ना किया जाए तो वो बिल्कुल जियो पैराडाइज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। जिसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है जो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता, कि एक दफ़ा अगर दुनिया से ख़त्म हो गया तो दोबारा वो दुनिया पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं मुख्तलिफ तरह की घर बनाने के लिए, लकड़ी के इस्तेमाल के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। ठीक है, तो हम जो है फॉरेस्ट जो है हमारा, आपको पता है इन्वायरमेंटल बफर्स के तौर पर भी काम करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज करते हैं, बफर्स के तौर पर काम करते होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टिम्बर के लिए या फायरवुड के लिए या मुख्तलिफ तरह की मेडिसन्स के लिए, हर्बल मेडिसन्स के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं, या फिर अर्बनाइजेशन के लिए हम जो है फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो हमें ही हो रहा है, कि उसमें से फास्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती जा रही है सॉइल में। ठीक है, कि फास्फोरस रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली हमें फास्फोरस नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी को फास्फोरस नहीं मिलेगी, हमारी बोन्स जो हैं वीक हो जाएंगी, हमारे टीथ वीक हो जाएंगे, अल्टीमेटली प्लांट्स को नहीं मिलेगी, तो प्लांट्स की प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी, प्लांट्स में मिनरल्स की कमी हो जाएगी और उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी और हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेट जो ख़तरा लाक होता है वो हमारी ही लाइफ को, ह्यूमन को ही जो है वो सर्वाइवल उसका जो है क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक है, तो हमें इन सब प्रोसेस को, इनकी अवेयरनेस को जो है वो मीडिया के ज़रिए या फिर मुख्तलिफ तरह के जो है वो रिसोर्सेज के ज़रिए से ह्यूमन को अवेयर करना है, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सके। ठीक है, वी एड एक्सेस फॉस्फेट्स टू एक्वेटिक सिस्टम्स फ्रॉम रन ऑफ एनिमल्स वेस्ट एंड फर्टिलाइजर्स दैट कॉजेज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, कि एक्सेस फॉस्फेट मतलब अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा फॉस्फेट हो गया है तो क्या होगा, प्लांट्स ने जितना यूटिलाइज करना था उसने कर लिया, लेकिन जो एक्सेस होगा वो क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, मुख्तलिफ तरह की जो बारिश आएगी उसमें जो है बह जाएगा, कहाँ कहाँ पर जाएगा, फर्टिलाइजर्स की सूरत में जो है वो कहाँ पर बह जाएगा, मुख्तलिफ तरह की एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, झील में चला जाएगा, स्ट्रीम्स में चला जाएगा, रिवर्स में। तो मुख्तलिफ तरह की जो प्लांट की बॉडीज़ होंगी उसके अंदर जो है जो वाटर बॉडीज़ होंगी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब अब जो है वो फॉस्फोरस लिथोस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर में एंटर हो गया है। लेकिन ये जो कुछ अमाउंट होती है फॉस्फोरस की वो तो सूटेबल होती है हाइड्रोस्फेयर के लिए, लेकिन जब एक्सेस हो जाएगी उसकी अमाउंट तो क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगी, एल्गल ब्लूम्स बन जाएंगी, और आपको पता है इसकी जो है अलग से स्मेल भी होती है। और इसके अलावा ये जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक, उनके लिए भी जो है नुकसानदेह होता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, कि एलजी की अगर एलजी की तादाद जो ज़्यादा हो जाएगी, कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी सरफेस पर, जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो उसको डिकम्पोजिशन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। एरोबिक बैक्टीरिया अगर डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, और ऑक्सीजन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो वाटर में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, तो इसके अलावा अनप्लीजेंट स्मेल भी होती है पानी में, अनप्लीजेंट कलर भी उसका आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फास्फोरस साइकिल और उस पर अफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो है मज़ीद एक और साइकिल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।